दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी शरीक है। इस मीटिंग में मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद है। ये इजलास 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये बिल बजट इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास के दौरान वक्फ के कानूनी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की जा रही है, ताकि बिल को मौसर और जामिया बनाया जा सके। तो आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी शरीक है और इस मीटिंग में मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद है। ये इजलास 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये बिल बजट इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास के दौरान वक्फ के कानूनी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, ताकि बिल को मौसर और जामिया बनाया जा सके। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने न्यूज़ 18 के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के मामले पर बहुत जल्दबाजी में है और इसे मुकम्मल होमवर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस किस्म का बिल ला रही है, उससे वक्फ खत्म होकर रह जाएगा। मीरवाइज का कहना था कि हम शफाफियत और इस्लाहात के खिलाफ नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अपनी मर्जी से फैसला कर दिया है। हमने मशवरे देने की पेशकश की है, मगर हुकूमत अपनी जल्दबाजी से बाज नहीं आ रही। कश्मीर मसले पर मीरवाइज ने कहा कि हर मसले पर बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत से ही हल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ और रियासत का दर्जा बहाल करना भी एक अहम मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राहें बनाई थीं, उन पर आगे बढ़ना चाहिए। तारीखी वोटिंग का जिक्र करते हुए मीरवाइज ने कहा कि यह हुकूमत के खिलाफ अवाम का फैसला था। पार्लियामेंट में जेपीसी की मीटिंग थी और जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही अहम डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेशंस के लोग यहां पर मौजूद हैं और सजेशन दिए गए हैं। कई तरह के सवाल जो हैं, जो आम तौर से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार उठा रहे थे, जैसे डीएम को पावर देना, ये तमाम चीज़ें जो है उठा रहे थे। मेरे साथ मीरवाइज उमर फारूक साहब मौजूद हैं, जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। सर, जो बड़ी आपत्तियाँ थी आपको, बड़े इश्कालात और एतराज़ात थे, आपने क्या रखे, सीधे तौर पर क्या कहा आपने? देखिए, हमने उन तमाम पॉइंट्स को, जो हमने 5-6 पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें कि हमने बेसिकली जो है इशू ये है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो वक्फ है एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, शरीयत के कुछ गाइडलाइंस हैं, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई बिल्कुल ये सारा मामला जो है वो इसमें हमें चेंज लाना है, तब्दीली लाना है, कोई कंसल्टेशन उसमें नहीं हो रही है। ये ठीक है, जैसे हमने वहाँ भी कहा कि जिस तरह से डिसम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये अफसोसनाक पहलू है। और उसमें हमने 3-4-5 जो सजेस्ट पॉइंट्स हैं, जिसमें वक्फ यूज़र है, जिसमें कि हमने डिप्टी कलेक्टर की बात की है, जिसमें कि हमने ये कहा कि भाई जो लैंड है उसको फिर सरकारी ज़मीन में तब्दील करने के जो प्रोविजंस हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म नताइज क्या निकलेंगे। सरकार की तरफ से जो दलील है वो ये है कि हम चाहते हैं शफाफियत आए, पारदर्शिता आए, और जो शफाफियत के खिलाफ कोई नहीं है विद इन द सिस्टम। देखिए, अगर शफाफियत है, अगर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, विद इन द सिस्टम भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। गवर्नमेंट ऐसे रिकमेंडेशंस कर सकती है कि
जो कि हम उस पर बात कर सकते हैं, जिसमें कि चाहे इमाम बाड़ों के लोग हों, मदारिस के हों, मसाजिद के हों, खानकाहों के हों, चाहे जो कब्रिस्तानों के हों, तो ये उस पर बात हो सकती है। हम तैयार हैं उसमें कि जो अगर कोई पॉजिटिव सजेशंस गवर्नमेंट की आती है उनको ये करने की, लेकिन जिस तरह से इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है और वन साइडेड जो है वो बुलडोज किया जा रहा है कि नहीं जी इसको हमें तरमीम लानी है, ये अफसोसनाक पहलू है। और जेपीसी के जो चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे मुल्क में हम गए हैं, हमने दिल्ली में 34 मीटिंग्स की हैं और एक बड़ा कंसल्टेशन किया है। असली जैसे कि मौलाना साहब भी कह रहे थे कि इनको तो अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि जहाँ वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है शरीयत में वो क्या है। इस पे तो ये बिल्कुल सतही लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर से जो इन्होंने जहन बना लिया है। असल मामले पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है। असल मामले पे तो ये अब हमसे तजवीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अब तो कंक्लूड भी हो गया है मामला। तो ये बिल्कुल एक जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस तरह के बिल से, इस तरह के कानून? जाहिर सी बात है, देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो है वो वहाँ पे चूँकि अब स्टेट नहीं है, यूटी है, तो मनमानियाँ शुरू हो गई हैं और जो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ सदियों से रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो इसके जो है वो इम्प्लिकेशंस जम्मू कश्मीर पर भी होंगे। लेकिन असल मामला ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जम्मू कश्मीर, नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि लेह और करगिल से भी हम राब्ते में हैं। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि ये मीटिंग 27 को होने वाली थी, तो इन्होंने प्रीपोन कर दी, वरना वो लोग भी यहाँ पे आते। हर किसी का ये मानना है बिला लिहाज मसलक, जो भी हमारे सेक्ट्स हैं इस पे सब मुत्तफिक हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के हकूक़ पे जो है शबखून मारा जा रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे। आखिरी सवाल लूँगा, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका आपने ख़ास तौर से जिक्र किया। जिस तरीके के पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके की भारत की अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि अभी कोई समस्या रह गई है? क्या अभी भी कोई गुफ्तो शुनीद या बातचीत मुज़ाकरात की कोई जगह बाकी रह गई है? देखिए कश्मीर का मसला तो अपनी जगह मौजूद है। प्रॉब्लम तो वही, जब तक कि आप इशू को पॉलिटिकली एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप एक सोच के साथ, एक अकोमोडेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस तरह के आपकी ख़ुद लीडर्स ने, वाजपेयी साहब ने, मनमोहन सिंह साहब ने, जो है अडवाणी साहब ने, जब ये सोचा कि नहीं हमें जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में आगे बढ़ना है, तो वो तो अपनी जगह। देखिए ये ठीक है कि आपने यूनिलैटरली 2019 के बाद एक फ़ैसला ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसमें कश्मीर के लोगों को तो कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, हमारी राय को भी नहीं सुनी गई, हमारी मर्जी। लेकिन इंतखाबात में तो बड़ा ही करिश्मा हो गया और इतनी ज़्यादा पोलिंग हुई कि आज तक तारीखी है ये। नहीं, अच्छी बात है पोलिंग हुई तो, बट पोलिंग किसके खिलाफ हुई वो भी तो देखिए ना। पोलिंग तो सरकार के डिसीजंस के खिलाफ हुई। लोगों ने जो वोट डाला, जो लोगों ने राय दी, वो तो बीजेपी और उन्होंने जो यूनिलैटरल डिसीजंस किए 2019 के बाद उसके खिलाफ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गम है, गम और गुस्सा है, लोगों में कंसर्न है कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। हम ये महसूस करते हैं कि देखिए इश्यूज चाहे जेपीसी का मामला हो, क्या स्टेटहुड इशू, क्या रियासत का दर्जा इशू? रियासत भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीर का जो असल समस्या है उस पर हम चाहते हैं कि बातचीत हो। तमाम जो फरीक, जैसे दिल्ली श्रीनगर बातचीत करें, होनी चाहिए। देखिए मामले को आप लटका के रखेंगे तो कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक शुरुआत हो। दिल्ली सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि वो एक नर्म पॉलिसी के साथ आगे आएं और मसाइल के हल के लिए अगर आगे आना हो हम भी तैयार हैं। अपने पर क्रैकडाउन ना हो। देखिए क्रैकडाउन तो चलता रहता है, कभी बंद करते हैं, कभी खोल देते हैं। अब हमारे बहुत से साथी अभी जेलों में भी हैं, बंद भी हैं। पर मेरा ये मानना है कि देखिए प्रॉब्लम्स का हल जो है आखिरकार फिर टेबल पर ही हमें निकालना है। तो हम इस बात के कायल हैं कि जो भी इश्यूज हैं उन्हें पुरअमन तरीके से पीसफुली डायलॉग के जरिए। लद्दाख और जम्मू के मजहबी रहनुमाओं ने भी इजलास में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मौलाना, आपने बहुत सारी बातें वहाँ रखी होंगी और तमाम चीज़ें वहाँ पर रहीं। वक्फ को कितना बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जो वक्फ का जो इशू है वो जम्मू कश्मीर में कितना जो है उसमें क्राइसिस पैदा हो सकता है या कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए हम लोगों का मानना है हमारे मज़हब का जो सिस्टम है उसमें कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुआ करती। ज़बरदस्ती कोई एक मस्जिद छीन लेगा तो 4 और बना लेंगे। हर आदमी अपने घर में एक कमरा मस्जिद बनाता है। ये मसला नहीं है कि ख़तरा कितने का है, प्रॉपर्टी का क्या है। ख़तरा इस बात का है कि डेमोक्रेसी वाले मुल्क में
एक मजहब वाले को आज़ादी से उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो मुदाखलत है ना, हमारे सारे अपने जो सिस्टम है हमारा उसमें है, उस पर हमको बेचैनी है। आप कुछ कहेंगे जो सरकार ने किस माहौल में बात की, क्या सुनी गई बात, क्या समझी गई बात? हमने अपनी बात कमेटी के सामने रखी और उनसे यही तवक्का रखते हैं वो उस पर गौर फिक्र करें और जो एहसासात आम लोगों के, चाहे मुसलमान हैं चाहे गैर मुस्लिम है, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ पार्लियामेंट इसीलिए वो ऐसा कानून बनाता है जिसमें आम लोगों का फ़ायदा हो। मुझे नहीं लगता है अवकाफ को किसी तरमीम की ज़रूरत है, किसी एक्ट की ज़रूरत है, उसका अपना कानून है। मैं पार्लियामेंट से यही तवक्का रखता हूँ वो उसी से इस्तेफादा करे। अगर कोई लगता है अब वक्फ में कोई खराबी हो रही है वक्फ के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उनको दूर करे और इस वक्फ को फलने और फूलने दे, जो इसके मकासद है उसका रिजल्ट हासिल हो जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस पर बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपने जो वक्त से बात की वो हमने अभी नाजरीन को सुनाई। ये बता दें, अगर हम सबसे पहले समझना चाहें कि वक्फ तरमीमी बिल क्या है और इसके नताइज जो है, अब करंट स्टेट कितना इसका बदलेगा और आने वाला नताइज जो उसका होगा इम्प्लीमेंट करने के बाद वो किस तरह का होगा? देखिए, जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उनसे सुबह हमारी बातचीत हुई थी और जो वाज़ेह तौर पर जो तस्वीर उभर कर सामने आती है उसमें दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो बिल है, जो वक्फ तरमीमी बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वो पार्लियामेंट सेशन में आने वाला है और उसमें कई तरह के बदलाव भी हो सकते हैं और साथ ही साथ जो क्लॉज टू क्लॉज जो है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो अब इस सेशन से पहले तय हो जाएंगी और उसके बाद उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग रही उसमें अगर देखें तो उसमें कई तरह के हंगामे हुए, खासतौर से अपोजिशन के लीडर्स को जो वहाँ पर एमपीज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया एक दिन के लिए। अगली मीटिंग में वो ज़रूर शामिल होंगे लेकिन सस्पेंड कर दिया गया। तो सभी जो है वो ये मान रहे थे कि जल्दी की जा रही है। लेकिन वक्त को देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो खासतौर से मेमोरेंडम जो जम्मू कश्मीर की के जो डेलीगेशंस है उसकी तरफ से दिया गया, जो आमतौर से तमाम बातें अपोजिशन के लीडर्स की तरफ से उठाई जाती रही हैं, जैसे टीएम को बहुत सारे इख्तियारात देना कि वो सुनवाई करे, वो तय करे कि देखे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, वक्फ का इंदराज किस तरीके से हो सकता है। इसी के साथ वक्फ बाय यूज़र को लेकर एक बहुत ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आया कि वक्फ बाय यूज़र को ख़तरा लायक हो रहा है। और इसी तरीके से नॉन मुस्लिम्स वक्फ नहीं कर सकते या मुस्लिम जो वक्फ करते हैं उनका जो पिछले 5 सालों से जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी फ़िलहाल जो वक्फ का जो मसौदा है, जो बिल का मसौदा है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो सवालात हैं वो ज़रूर उठ रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो एक लंबा कंसल्टेशन जो है वो ज़रूर हुआ है। बहुत ज़्यादा अलग अलग जो रियासतें हैं वहाँ पर जो जेपीसी की टीम है वो गई है। अभी भी बिहार में टीम गई थी, बंगाल में गई, झारखंड, आसाम, बहुत गुजरात गई, महाराष्ट्र गई, ये तमाम जगहों पर जो है टीम गई है। दिल्ली में खुद 34 मीटिंग्स हुई हैं जेपीसी को लेकर। लेकिन जो मुद्दे हैं, क्या वो जो एतराज़ात हैं उन पर जो अमेंडमेंट लाए गए हैं क्या वो शामिल किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, ये एक अहम बुनियादी पहलू है और उसी पर इत्तेफाक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्लॉज टू क्लॉज जो है वो 27 तारीख को ज़रूर इस मीटिंग को रखा गया है कि हर क्लॉज पर बात होगी। खासतौर से जो तकरीबन 40-42 क्लॉज हैं, जो तरमीमात हैं, उनको लेकर जो आपसी राय जो है उसमें जो इत्तेफाक नहीं है और उसमें जो एतराज़ात हैं, जो आपत्तियाँ हैं, वो जो है काफ़ी जो है मुश्किल हो सकती है। और अभी भी ये माना जा रहा है ये एतराज़ात हुकूमत और जो वक्त से जुड़े लोग हैं जो सजेशंस दे रहे हैं उनके दरमियान है। देखिए, ये जो सजेशंस हुए हैं, एक तो वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं और उसके अलावा जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, अफसरान हैं, यानी कि हर तबके से जेपीसी ने उसमें बातचीत की है, सबको बुलाया है
न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया है, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी बुलाया है, मुस्लिम्स को बुलाया है, नॉन मुस्लिम्स को बुलाया है। तो अलग अलग तरह की जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हो, वो भी जहाँ आए हैं, तो वहाँ जमात इस्लामी, जमात उलमा वो भी पहुंचे हैं। और आज ही देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से उलमा का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया, और मीर वाइज ने खासतौर से इस बात को लेकर काफ़ी जो है कहा कि हमारी तरफ से सजेशन जो है, जो मेमोरेंडम है वो दिया गया और हमसे बहुत सारे सवालात पूछे गए, लेकिन उन सवालात के जवाब हम कब देंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो फाइनलाइज की जा रही हैं। बहरहाल लंबा कंसल्टेशन हुआ है, बहुत सारे मशवरे आए हैं, और अभी भी आप जो है 1-2 दिन के अंदर अपने मशवरे जो है वो दे सकते हैं। ये तमाम मशवरे अभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो बात हमने मीरवाइज को भी कहते हुए सुना कि मशवरे तो ठीक अब लिए जा रहे हैं उनसे, पर मुसवदा तैयार हो चुका है और जिसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ऐसे में ये बिल पास हो जाता है तो कितना फर्क आ जाएगा और क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, पुराना जो वक्फ का कानून है, अगर ये बिल पास हो जाता है मौजूदा सूरत में, हालांकि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने हमसे ये कहा कि हम एक अच्छा बिल लेकर आएंगे, और हमने जो तमाम लोगों से चर्चा की है, बातचीत की है, उसके बुनियाद पर हम कई अमेंडमेंट भी जो है इसमें करने वाले हैं। तो पुराना बिल नहीं आने जा रहा है, इस बात का इशारा उन्होंने दिया, हालांकि खुल के नहीं कहा कि उन्होंने कि क्या क्या तरमीमात होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। अलबत्ता क्लॉज टू क्लॉज जो है वो 27 तारीख को मीटिंग होगी। तो अगर मौजूदा सूरत का जो बिल पास होता है उसमें कई चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी, खासतौर से गैरकानूनी कब्जे और सरकारी कब्जों को लेकर अगर बात करें तो उस पर असर पड़ सकता है। बहुत सारे लोग पहले से काबिज हैं, उन पर असर पड़ सकता है। बहुत सारे जो वक्फ की बातें हैं, वक्फ को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो मुकदमे चल रहे हैं, उनके फैसलों पर असर पड़ सकता है। डीएम के बारे में खासतौर से ये बात कही जाती है क्योंकि वो सरकार के मुलाजिम होते हैं, वो किस तरीके से ये फैसला कर सकते हैं। हालांकि अभी जो वक्फ का जो कानून है उसके तहत एक जो है 3 रुकनी पैनल होता है, उसके अंदर जाकर मसले को सुलझाया जाता है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं और उसके फैसले को लोअर लेवल पर जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको हाई कोर्ट जाना होता है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो मैंने कहा 3 रुकनी पैनल जो होता है जी, तो वो तमाम जो चीज़ें जो है आगे चलकर वो बदल जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। अभी भी जो विपक्ष है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो ये चाहता है कि और बातचीत हो। इसके लिए एक लेटर भी लिखा गया था कि इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो कंसल्टेशन का जो वक्त है, उसको और अभी और बढ़ाया जाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि पिछला पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था उसमें जो है पहले हफ्ते के आखिरी दिन जो है इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद इस बिल की रिपोर्ट पेश करने के वक्त को बढ़ा दिया गया और अब जो है तकरीबन जो है रिपोर्ट जो है तैयार करने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो खुरम, साथ ही ये भी कहा जा रहा है, लगातार जो एतराज जताया जा रहा है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है इस तरमीमी बिल के जरिए। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि डीएम की बात है या वक्फ बाय यूज़र की बात है या फिर नॉन मुस्लिम के वक्फ करने का सवाल है या फिर नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का सवाल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये तमाम जो है कहना चाहिए कि इल्ज़ामात जो है वो अपोजिशन की तरफ से लगाए गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से नाराज़गी का इजहार जो है वो किया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से डीएम की राय को मुस्लिम स्कॉलर ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक मुंसिफ के तौर पर अदलिया की तरह जो है वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो पूरा कानून है उसके अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल है जो अदलिया की हैसियत रखता है, उसमें जज साहब होते हैं और 2 मेंबर्स जो गवर्नमेंट के अपॉइंट किए होते हैं और उसमें इस्लामी के स्कॉलर जो है इस्लामी मालूमात के जानकार होते हैं और उनका जो फैसला होता है उसमें जो तमाम मसले को सुलझाया जाता है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन निचली अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो डीएम किस तरीके से इसको फैसला करेगा वो एक अहम चीज़ है। दूसरा ये कि जिस तरीके से वक्फ का जो कानून में ये कहा गया कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तो ये कैसे तय होगा कि वक्फ 5 साल तक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो कौन है, क्या वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा और नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकते, इस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो ज़रूर जो है फ़र्क डालती हैं और कहना चाहिए कि
ये ज़रूर बात है कि वक्फ का गलत इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे गैर कानूनी कब्जे मौजूद हैं और न सिर्फ प्राइवेट कब्जे मौजूद हैं बल्कि सरकारी जो कब्जे हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली की मैं मिसाल देता हूँ, 9 से 90 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर गैर कानूनी कब्जे तो हैं ही, उनके एविक्शन के ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन उनको एविक्शन नहीं कराया जा सका क्योंकि पुलिस और फोर्सेस नहीं मिल सकी हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली में जो 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको लेकर डिनोटिफाई किया गया था, उस पर जो है जाहिर सी बात है जो 123 बड़ी मेजर प्रॉपर्टी हैं जिसमें पार्लियामेंट के आसपास की मस्जिदें हैं, अभी हाल ही में लाल मस्जिद का है, इसी तरीके से निजामुद्दीन कब्रिस्तान का है, जो करोड़ों अरबों खरबों की जगह हैं, उनका जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। अगर डीएम को पावर जाती है तो क्या डीएम उस तरीके से परसू कर सकेगा जिस तरीके से वक्फ बोर्ड करता है? तो गड़बड़ तो हुई है और फायदा जाहिर सी बात है नहीं पहुंचा है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर को शामिल करना वो एक जो है काफ़ी जो है दिक्कत है, क्योंकि इस पर इसका ये है कि जब मंदिरों में मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया जाता, उनकी टीम में शामिल नहीं किया जाता तो नॉन मुस्लिम से यहाँ पर आकर क्या करेंगे? तो बहुत सारी बातें ज़रूर हैं। सरकार की तरफ से जो इलेक्शन के ज़रिए से जो वक्फ बोर्ड बनाया जाता है उसमें नॉमिनेट ज़्यादा लोग किए जाएंगे, यानी कि इलेक्शन के ज़रिए से लोग नहीं आएंगे बल्कि सरकार के ज़रिए से नॉमिनेट नामजदगी की जाएगी। तो बहुत कुछ जो है, अगर ये बिल पास होता है मौजूदा सूरत में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट और असर जो है वो औकाफ के मसले पर पड़ेगा। हो सकता है खुरम, आपने जिक्र किया कि कई केसेस ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं, जो जगहें हैं वक्फ के अंडर आती है, चाहे फिर वो मस्जिदों के हवाले से हो या फिर मज़ारों के हवाले से हो। ऐसे में क्या कुछ बदल जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इन मामलात को लेकर के काफ़ी तनाज़े में घिरे हुए हैं ये सारे केसेस, उसको लेकर के क्या मज़ीद मामले जो है पेचीदा हो सकते हैं? देखिए, कई पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, खासतौर से सरकार को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कई ऐसे मुकदमात हैं। खासतौर से दिल्ली की बात करूंगा, पिछले दिनों हमने देखा था दिल्ली में LNDO की तरफ से बंगाली मस्जिद हो या फिर और कई मसाजिद हो, वहाँ पर ये कहते हुए नोटिस लगाए गए थे कि वक्फ बोर्ड ने इन तमाम प्रॉपर्टियों पर अपना जवाब दाखिल सही से नहीं किया है, वो हमारे सामने पेश नहीं हुआ, क्योंकि जो एक मेंबर कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट के ज़रिए से बनाई गई थी उसके सामने वक्फ बोर्ड ने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया था कि ये इस मसले को सुनने के अहल नहीं है, इसको नहीं सुना जा सकता और उनके अपॉइंटमेंट को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया था। तो इस बुनियाद पर यहाँ पर ज़रूर जो है नोटिस लगाए गए थे। अब अगर उस 123 प्रॉपर्टी का ही जो मसला है, उन्हीं 123 प्रॉपर्टी में अगर वो तमाम प्रॉपर्टी सरकार की तरफ चली जाती हैं जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी मियाद के आखिरी वक्त में डिनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था, हालांकि उसको बाद में चैलेंज कर दिया गया और अभी मसला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उस मसले पर डीएम अगर उसको परसू करेंगे तो डीएम क्योंकि सरकार के नौकर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएम सरकार के हक में फैसला कर देंगे, लेकिन डीएम की राय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और कहना चाहिए कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो कानून बनाया गया था, वक्फ ट्रिब्यूनल जो है एक तरीके से ख़त्म होकर रह जाएगा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आएगा। और इसी तरीके से अगर सरकार के बीच और वक्फ औकाफ के बीच अगर कोई मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें भी सरकार का पलड़ा जो है वो सीधे तौर पर भारी हो जाएगा। अभी जो अदलिया इसका फैसला करती है, सरकार और वक्फ बोर्ड जो दोनों ही बराबरी पर खड़े होते हैं, अपनी दलाइल रखते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो एक बड़ा जो है इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आने वाला है। लेकिन देखना ये होगा, जिस तरीके की बात जो जेपीसी के चेयरमैन हैं तमीम इकबाल, उन्होंने कहा है कि हमारे पास मशवरे आए हैं, हम अच्छा बिल लेकर आएंगे और जो है किसी भी तरीके से जो पारदर्शिता है, शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको ज़रूर हम जो है उसको अपना मकसद ज़रूर बनाएंगे। लेकिन एक अच्छा बिल होगा और वो जो है सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल खुरम, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2 रोज़ा इजलास है जिसमें जेपीसी के मेंबर्स कई वफूद से मुलाकात करेंगे, वक्फ मेंबरान से आज भी जो है मीटिंग हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी मेंबरान आए हैं जिनकी क़यादत मीरवाइज़ उमर फारूक ने की।